नमस्कार, मैं अभय सर, अभय एजुकेशनल क्लासेज में हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं 2 कक्षाएं हिंदी साहित्य में। हमारा जो टॉपिक था हिंदी साहित्य में कि हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम लोग कुछ चर्चा कर चुके हैं, जैसे इतिहास शब्द की परिभाषा क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है, उसका अर्थ क्या है, ठीक है। इन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि इतिहास के स्रोत क्या हैं, क्या क्या हैं, ठीक है। ये हम 2 टॉपिक देख चुके हैं। तो अब आज का हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एकदम बिल्कुल क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, कोई भी बड़ी परीक्षा हो, और हिंदी साहित्य से यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन परंपरा। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो किस पे चर्चा करेंगे? लेखन परंपरा पे, ठीक है। जैसे कहने का मतलब लेखन परंपरा का तात्पर्य यह है कि हमारा जो हिंदी साहित्य है, हमारा जो धरोहर है, ये हिंदी, यानी इसकी साहित्य का लेखन कब स्टार्ट हुआ, हमारे साहित्य को कब कौन लिखा, ठीक है। तो चलिए आइए, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन परंपरा में सबसे पहला जो नाम आता है वो कोई भारतीय का नाम नहीं होता है, कोई हमारे देश का नहीं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश का साहित्य कहीं और लिखा जा रहा है। कहीं और का मतलब ये फ्रांस में लिखा जा रहा है। कहाँ लिखा जा रहा है? फ्रांस में लिखा जा रहा है। सोचिए कि हमारे देश का साहित्य, हम लोग हिंदी भाषा के बोलने वाले लोग, लेकिन हमारे देश का साहित्य कहाँ लिखा जा रहा है? वो फ्रांस में लिखा जा रहा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन सौभाग्य की भी बात है कि पहली बार यदि फ्रांस जैसे देश के, जिसका नाम अभी मैं आपको बताऊंगा, कि वो यदि ना होते तो शायद आज हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में आज चर्चा यहाँ ना कर रहे होते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यानी जो उन्होंने कार्य किया वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया। उन्होंने फ्रांस में रह करके लेकिन जो साहित्य लिखा वो बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, ठीक है। और उस व्यक्ति का जो नाम होता है, क्या नाम होता है? पहला, गारसा द तासी। क्या नाम होता है? गारसा द तासी। ये एक फ्रेंच विद्वान होते हैं। कौन से विद्वान होते हैं? ये फ्रेंच विद्वान होते हैं, यानी फ्रांस के विद्वान होते हैं ये गारसा द तासी, ठीक है। ये क्या करते हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। इनकी पुस्तक एक आती है, एक रचना जो इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इनके ग्रंथ का जो नाम होता है वो क्या होता है? इस्तवार देला लिटरेचर हिंदुस्तानी। आप लोगों को कठिन लग रहा होगा थोड़ा सा नाम, पहली बार सुन रहे हैं। यानी इस्तवार देला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये इस नाम की जो है पुस्तक लिखते हैं। कौन लिखते हैं? गारसा द तासी। कहाँ लिखते हैं? कहाँ लिखते हैं? फ्रांस में लिखते हैं। क्लियर? ये जो होते हैं गारसा द तासी अपनी पुस्तक इतिहास ग्रंथ में इस्तवार देला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसमें कुल जो कवियों की संख्या जो परिचय देते हैं वो कितने कुल कवि होते हैं? वो 738 कवि होते हैं। कितने कवि होते हैं? कितने रचनाकार होते हैं? 738। इससे पहले थोड़ा सा चर्चा करिए। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कहीं यदि लिखा जा रहा है वो विदेशों में लिखा जा रहा है। किसके द्वारा लिखा जा रहा है? गारसा द तासी के द्वारा लिखा जा रहा है। क्लियर? ऐसा माना जाता है कि गारसा द तासी कभी भारत नहीं आए थे। सोचने वाली बात है कि गारसा द तासी कभी भारत नहीं आए थे, लेकिन फिर भी हमारे भारत देश का क्या है? हिंदी का साहित्य वो लिख रहे हैं। क्लियर? ये कैसे लिखते हैं, इनको कैसे पता चलता है? ऐसा कहा जाता है कि ये पत्राचार के माध्यम से जो जानकारियाँ इकट्ठा कर पाए थे तो उसके माध्यम से इन्होंने इस पुस्तक का रचना किया, ठीक है। यानी पत्राचार के माध्यम से। सोचिए कि पत्र के माध्यम से। अब कोई, आप ये बताइए कि मान लीजिए आपके कोई गांव का है, जैसे आप अपने गांव के बारे में जितना बेहतर जानेंगे
क्या दूसरा कोई बगल का आपके गांव के बारे में उतना बेहतर बता सकता है क्या? नहीं बता सकता है। जैसे मेरा ही गांव है, यदि आप हमारा गांव ले लीजिए, मेरे गांव के बारे में मुझसे बेहतर कोई बाहर वाला थोड़ी ना जानेगा। जितना अच्छा मैं अपने गांव का वर्णन करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा, वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर पाएगा ना। तो उसी प्रकार सोचिए कि भारतीय इतिहास लिखा जा रहा है हिंदी साहित्य का, तो सबसे बेहतर जो ढंग से अगर जो डिस्क्राइब उसका वर्णन कोई कर सकता है तो कोई भारतीय व्यक्ति ही कर सकता है, ना कि कोई विदेशी व्यक्ति। लेकिन सबसे पहला कहाँ लिखा जा रहा है? पहले कौन वर्णन कर रहा है? गारसा द तासी। ऐसा माना जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो सूत्रपात पहले किसी ने किया तो कौन किया है लिखने का? गारसा द तासी ने किया है। ठीक है। इनका जन्म 1794 ईस्वी में फ्रांस में होता है और यह उर्दू के प्राध्यापक भी होते हैं। वहीं एक स्कूल में क्या होते हैं, विद्यालय में ये उर्दू के क्या होते हैं? अध्यापक होते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इनकी पुस्तक पे कि कैसे क्या हुआ। चर्चा करते हैं गारसा द तासी पे। गारसा द तासी जन्म कब हुआ है? 1794 ईस्वी। क्लियर? कहाँ पर हुआ? स्थान कहाँ पर है? फ्रांस। कहाँ पर? फ्रांस में होता है। क्लियर? इनका जन्म जो है कहाँ पे होता है? फ्रांस में होता है। ठीक है। एक पुस्तक है इनका, जो पुस्तक है यानी रचना जो रचना है वो कौन सा है? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी। अब देखिए ये कब लिखते हैं, ये कब, इसका प्रकाशन कब होता है? इसका प्रकाशन जो वर्ष है वो कब है? 1839 में। कब प्रकाशन होता है? 1839 ईस्वी में ये इसका प्रकाशन होता है। आयरलैंड की एक जो है प्राच्य साहित्य एकेडमी होती है, समिति होती है जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, तो वहीं से ये संपादन होता है। इसका कब होता है? 1839 में। कब होता है? 1839 में। लेकिन इसके दो भाग होते हैं। 1800 जब 39 में आता है तो कितने भागों में आता है? दो भागों में। यानी इसका पहला संस्करण जो आता है, यानी कितने भागों में? दो। यानी पहला भाग और दूसरा भाग। अब समझिएगा, पहला भाग तो 1839 में प्रकाशन होता है और दूसरे भाग का जो प्रकाशन होता है वो कब? 1847 में होता है। यानी पहला संस्करण, यानी पहली संस्करण का मतलब कोई पुस्तक जितनी बार छपती है उतना संस्करण कहा जाता है। क्लियर? संस्करण का मतलब यानी पहला, यानी इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी के दो संस्करण आते हैं। पहला संस्करण कब आता है? 1839 में आता है और उसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। पहला भाग आपका 1839 में छपता है और दूसरा भाग कब छपता है? 1847 में। क्लियर? 8 सालों बाद। उसके बाद इसका संशोधित दूसरा संस्करण आता है, यानी पहला संस्करण जो है ये 1839 में, और इसका दूसरा जो संस्करण होता है वो कब आता है? दूसरा जो संस्करण आता है वो कब आता है? 1870 में। 1870 में इसका दो भाग
आप कह सकते हैं 1871 में, यानी क्योंकि तीसरा जो भाग देखिए दूसरे संस्करण में 3 भाग हो जाता है, प्रथम 2 भागों का जो होता है वो 1870 में प्रकाशन होता है, जबकि फाइनल यानी तीसरे भाग का जो होता है वो कब होता है 1871 में। यानी हम कह सकते हैं कि दूसरा संस्करण कब आया 1871 में। और कितने भागों में आया 3 भागों में। कितने भागों में 3 भागों में, यानी 2 भाग कब 2 भाग 1870 में, और तीसरा हमारा जो भाग आया वो कब 1871, यानी पूर्ण रूप से इसका प्रकाशन कब हुआ 1871 में। यानी अब यदि आपसे पूछेगा कोई कि इस्तवार द लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी का जो है कितने संस्करण में प्रकाशन हुआ, तो कितना बताएंगे 2 संस्करण। कितना 2 संस्करण। पहला कब हुआ है 1839 में और दूसरा कब हुआ है 1871 में। समझ गए। कितने भाग हैं तो देखिएगा कुल कितने भाग हैं 3 भाग हैं। ऐसा नहीं, ऐसा आप मत जोड़िएगा कि 2 भाग पहले के और 3 भाग बाद के, तो 3 2 5 भाग। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है समझिएगा कि पहला जब संस्करण आता है तो 2 भागों में आता है। कितने भागों में 2 भागों में आता है, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, कुछ अधूरापन रह जाता है, कुछ छूट जाता है, तो इसका पुनः संशोधित किया जाता है, इसमें कुछ सुधार किया जाता है। सुधारने के बाद सन 1871 में इसका दूसरा संस्करण मतलब संशोधित आता है। तो पहले संस्करण में 2 भाग में बटा था, लेकिन इसको अब की 2 भाग में मतलब इस बार जो है 2 भागों में ना करके कितने भागों में कर दिया 3 भागों में। यानी पुस्तक वही थी, अब कितने भागों में आ गई 3 भागों में। पहले कितना था 2 भागों में, लेकिन उसका संशोधित कर दिया गया, तो इसीलिए कितने भागों में 3 भागों में। क्लियर। यानी 2 संस्करण और कितने भाग 3 भाग। क्लियर। इतनी बात समझ। पहला संस्करण 1839 में और दूसरा संस्करण 1871 में। क्लियर। अब अगर जो बहुत ज़्यादा डीप आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा कि प्रथम संस्करण का दूसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ था, तो दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ था। और यदि आपसे बहुत ज़्यादा डीप, इतना ज़्यादा डीप तो पूछता नहीं है, कभी ऐसा पूछा नहीं गया है, लेकिन बाई चांस मान लीजिए पूछ लेता है, तो दूसरे संस्करण का जो है प्रथम और दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था, तो 1870 में, और तीसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था 1871 में। यानी 71 में पूरी बुक कंप्लीट हुई थी, तो इसका सन दूसरे संस्करण का माना कब जाएगा 1871 में। क्लियर। इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसको ज़रा समझ लेते हैं भाग वाला। यानी आप लिख सकते हैं कि इस्तवार द लाल लिटरेचर का प्रकाशन 2 संस्करण तथा 3 भाग में होता है। पहला संस्करण कब आता है, कब प्रकाशित हो पहला संस्करण 1839 में, तथा दूसरा संस्करण कब प्रकाशित होता है 1871 में प्रकाशित होता है। ठीक है, प्रकाशित होता है। और कहाँ से होता है, तो आयरलैंड की एक होती है, आयरलैंड में। ये देखिएगा कौन सा होता है, आप इसका नाम यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्या होता है कि द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, दैट
ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। क्लियर? ये जो है कहाँ से, यानी संपादन इसका होता है, कहाँ से होता है, संपादन इसका कहाँ से होता है, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से होता है। ठीक है, इसका यानी संपादन, यानी आयरलैंड में ये मतलब ऑफिस है इसका, कहाँ पर, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से इसका संपादन होता है। कब होता है? 1839 में होता है। कौन सा संस्करण? पहला, और दूसरा 1871 में। क्या नाम रहता है पुस्तक का? थोड़ा सा नाम पे आपको देखिएगा, चर्चा करते हैं। क्या नाम है पुस्तक का? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी। देखिएगा, समझिएगा। इस्तवार देखिए, अब इसको आप पढ़ करके बताइए क्या लिखा है? हिस्टोयर लिखा है। क्या लिखा है? हिस्टोयर, यानी हिस्ट्री। और हिस्टोयर से बना है आपका क्या? हिस्ट्री बना है। क्या बना है? हिस्ट्री बना है। समझिएगा, इस्तवार यानी इसी का जो है हिस्ट्री को ही वहाँ क्या पढ़ लिया जाता है? इस्तवार या हिस्टोयर पढ़ते हैं। हिस्टोयर, इस्तवार, ठीक है। वहाँ की भाषा जो है, बोलने का जो लहजा है, उसको ऐसा पढ़ा जाता है। यानी इसका मतलब क्या हो गया? इतिहास हो गया। क्या मतलब हो गया इस शब्द का? इस्तवार। और देखिए, दलाई एक विशेषण है, इसका कोई मतलब, जैसे मान लीजिए द बुक, द जंगल, ऐसे द वो का प्रयोग करते हैं ना, तो वैसे लग गया है विशेष। अच्छा, इसका जो लिटरेच्यूर लिखा है, इसमें आप लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ज़रा इसको आप लोग पढ़ के बताइए, ये क्या लिखा है? LITERATURE, क्या लिखा है? लिटरेचर। क्या है? लिटरेचर। मेरे ख्याल से आप लोग अब देखिए, लिटरेचर ये है लिटरेचर ही, लेकिन अब प्रोनाउंसिएशन अपना अपना होता है। तो फ्रांस में देखिए क्या कहा जाता है, इसी को इन्होंने लिटरेच्यूर कह दिया। क्या कह दिया? लिटरेच्यूर कह दिया। क्लियर? जैसे कोई बच्चा मान लीजिए, अब ये लिखा है NATURE, होने को ये नेचर पढ़ा जाता है, लेकिन इसको कोई नेटर पढ़ दे या नेटुरे पढ़ दे या नेतुरे पढ़ दे, तो कुछ भी पढ़ सकता है। कहने का मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। तो इसे देखिए, इसी लिटरेचर को क्या कह दिया गया? लिटरेच्यूर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो लिटरेचर यानी ये साहित्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? साहित्य की बात कर रहा है। क्लियर? यानी लिटरेच्यूर का मतलब क्या हो गया? साहित्य। अब देखिए, एंदुई शब्द का मतलब क्या होता है? यहाँ हिंदी होता है। क्या होता है? हिंदी। एंदुई शब्द का मतलब क्या होता है? हिंदी होता है। ऐसे यानी एंदुई का मतलब हिंदुई या हिंदी होता है। क्यों होता है? ऐसी भाषा जिसमें क्या है? संस्कृत और तत्सम शब्दों की प्रधानता हो। संस्कृत और तत्सम शब्दों की क्या हो? प्रधानता हो। उसी को क्या कहते हैं? एंदुई, यानी हिंदी की बात कर रहे हैं। क्लियर? और हिंदुस्तानी का मतलब क्या होता है? उर्दू होता है। क्या होता है? उर्दू होता है। हिंदुस्तानी का मतलब क्या होता है? उर्दू। क्यों? ऐसी मतलब भाषा, यानी हिंदुस्तानी का मतलब ऐसी भाषा जिसमें उर्दू और फारसी, अरबी और फारसी शब्दों का क्या हो? बहुतायत में हो। ठीक है, उसकी प्रधानता हो। तो ऐसी बात, तो हिंदुस्तानी को क्या कहेंगे? उर्दू कहेंगे। क्या कहेंगे? उर्दू। तो आप कह सकते हैं इसका अर्थ जो होगा ये क्या होगा कि हिंदी उर्दू, यानी उर्दू हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी आप कह सकते हैं उर्दू हिंदी साहित्य का इतिहास। अब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि इस पुस्तक का मतलब क्या है। तो इसका यानी इस्तवार मतलब हिस्ट्री और लिटरेच्यूर मतलब लिटरेचर यानी साहित्य, हिंदी मतलब हिंदी, हिंदुस्तानी मतलब उर्दू, यानी हिंदी उर्दू साहित्य का इतिहास। ठीक है। अब देखिए, ये जब इस पुस्तक को लिखते हैं सबसे पहले तो इसमें क्या वर्णन करते हैं ये
हिंदी के बारे में क्या कहते हैं, ये इसमें इस पुस्तक में टोटल जो कवियों की यानी जो रचनाकारों की संख्या है वो 738 लेते हैं। कितना? 738, यानी कुल रचनाकार या कुल कवियों की संख्या, कुल कवि कितने हैं? 738 हैं। ठीक है। और इसमें से जो हिंदी के कवि ये बताते हैं, यानी हिंदी के 738 में से ये केवल हिंदी के जो है 72 कवि बताते हैं। कितने? 72 कवि। अब बताइए, इतने बड़े देश में हिंदी बोले जाने वाली भाषा का केवल 72 कवि का उल्लेख कर रहे हैं। कितने? 72 कवि का उल्लेख कर रहे हैं, जो कि ये सोचने से पर मजबूर कर देगी। लेकिन पहली बार लिखा जा रहा है तो इन्होंने किया, चूँकि ये उर्दू के अध्यापक थे तो ये कहीं ना कहीं पक्षपाती थे भाई। वो उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं यद्यपि मैं उर्दू का क्या हूँ, पक्षपाती हो, लेकिन हिंदी को भाषा या विभाषा या बोली कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, ये उनका कथन आता है गारसाद तासी का। लेकिन ये हिंदी के कवियों की संख्या कितना मानते हैं? 72, यानी 738 में से यानी आप माइनस करोगे 72 तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा? तेरे 6 हो जाएगा। और ये कितना आएगा? सॉरी, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, यानी उर्दू के कवि कितने थे? 666। ठीक है, 666। ठीक है, उर्दू के कवियों की संख्या, यानी उर्दू के कवियों की संख्या कितनी हो गई? 666 हो गई। और हिंदी के कवियों की संख्या कितनी हो गई? केवल 72। ठीक है, इन्होंने उल्लेख किया। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने ये पुस्तक किस पद्धति पे लिखा? मैंने आपको पद्धतियाँ, लेखन परंपरा की पद्धतियाँ बताया हैं, तो इन्होंने अल्फ़ाबेट यानी वर्णानुक्रम पद्धति पे लिखा। कौन सी पद्धति? पद्धति जो है वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा। यानी इस ग्रंथ को इन्होंने कौन से वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा। और इसमें जो पहला कवि इन्होंने लिया वो अंगद को लिया। किसको लिया? अंगद। अब देखिए, अल्फ़ाबेट और कौन से, हिंदी ही नहीं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इन्होंने लिखा था। और अंगद का मतलब ए से पहले आएगा, तो ए नाम वाले का देखिए, ये रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन इनका वर्णन पहले मिलता है पुस्तक में। क्यों मिलता है? क्योंकि इनका जो नाम है वो किस लेटर से, किस अक्षर से स्टार्ट हो रहा है? अ से हो रहा है। चूँकि वर्णानुक्रम पद्धति में तो ए का और अ का स्थान पहले आता है, इसलिए अंगद का वर्णन पहले किया गया है। और सबसे अंतिम कवि है हेमंत पंत करके, शायद हैं क्या? हेमंत पंत करके हैं। ये पहले कवि यानी पहला, और ये अंतिम। इस पुस्तक में यानी पहला कवि का उल्लेख इन्होंने किसका किया है? अंगद का किया है। और अंतिम कवि कौन है? हेमंत पंत है। यानी 738 कवियों में पहले कवि का उल्लेख कौन है? अंगद हैं। और अंतिम कितने हैं? कौन है? हेमंत पंत हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इतनी बात समझ गए आप? यानी सबसे पहले, अब यानी कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं, सबसे पहले जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो किसने किया? गारसाद तासी ने किया। देखिएगा, यानी ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सूत्रपात गारसाद तासी ने ही किया। यानी सबसे पहले किसने लिखना स्टार्ट किया हिंदी साहित्य का इतिहास? गारसाद तासी ने। कौन सी पुस्तक? इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई ये आपका। और देखिए, इनकी पुस्तक का जो है वो कौन होते हैं? इस्तवार डॉट मैं कर दे रहा हूँ इनकी पुस्तक का नाम, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद
का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने सन 1900, देखिए कहीं 52 मिलता है कहीं 53, लेकिन जो प्रामाणिक है वो 53 होगा। 1953, कुछ पुस्तकों में क्या है 1952 दे रखा है और कुछ पुस्तकों में 1953 दे रखा है, लेकिन जो प्रामाणिक है वो कौन माना जाएगा 1900, क्योंकि काशी नागरिक प्रचारी सभा का जो है वो 1953 है, तो इसलिए हम इसी को लिखवा रहे हैं। ऑप्शन में यदि 53 है तो आप 53 ही लगाएंगे, अन्यथा नहीं तो 52 है तो आप उसको 52 को लगाएंगे, ठीक है। यानी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने सन, हिंदी का अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने सन 1953 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। समझिएगा, यानी इनकी पुस्तक इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद, यानी हिंदी में अनुवाद कौन करते हैं, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। किस सन में करते हैं, 1953 में, ठीक है 1953। और किस नाम से करते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। अच्छा, क्यों मैंने हिंदी में, एक चीज़ मैंने लिखवाना आप बताना भूल गया कि ये जो पुस्तक है इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये किस भाषा में लिखा गया, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया, तो सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया, वो फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में, फ्रेंच भाषा में। क्योंकि फ्रांस के रहने वाले थे, अब उनको तो हिंदी आती नहीं थी, तो किस भाषा में लिखेंगे, फ्रेंच भाषा में ही लिखेंगे। क्लियर, यानी सबसे पहले इतिहास किस भाषा में लिखा गया, तो फ्रेंच भाषा में। सबसे पहला इतिहास कौन सा लिखा गया, तो इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी। और सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लेखन शुरुआत किसने किया, तो गारसादे तासी ने। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। कब किया, सन 1953 में। किस नाम से किया, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया, ठीक है। तो इतनी बात ये गारसादे तासी के बारे में हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम अगले रचनाकार को लेकर के चलेंगे, जैसे आपके मौलवी करीमुद्दीन हो गए, शिव सिंह सेंगर हो गए, उसके बाद ऐसे ही जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की चर्चा करेंगे, मिश्र बंधुओं की चर्चा करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चर्चा करेंगे, डॉक्टर नगेंद्र की चर्चा करेंगे, राम कुमार वर्मा की, डॉक्टर हजारी प्रसाद। इस लेखन परंपरा में इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और इसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।